हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है मृदा। तो देखो बच्चों, मृदा मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या आपने सभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? कि हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी जो धरती है उसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, घास के मैदान हैं, फसलें हैं और जीवन के जो अनेक रूप हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा भी पालन पोषण करती हैं। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? क्या हम मिट्टी के बिना एक किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं। जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं जो जीवित रह सकते हैं और जो प्राणी होते हैं जो पानी के अंदर रह सकते हैं और अपने आप को जीवित रख सकते हैं, पर तो क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? तो ये पूछा गया है कि क्या वे जल के द्वारा, पानी के द्वारा जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण नहीं करते हैं? आप अनुभव कर सकते हैं, मृदा भूपरपट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। जो मिट्टी है वो, जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ऊपरी धरातल है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्ष में होता है। जो हमारी मिट्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं हमें उपलब्ध कराती है, उसका निर्माण, किसका निर्माण? मिट्टी का निर्माण हजारों वर्षों से होता है। अपक्ष और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अपक्ष होता है जो शैलों का चूर्ण बनता है, टूटना होता है। और विभिन्न प्रकार की जो जनक सामग्री होती है, जनक सामग्री मतलब जो इनका निर्माण करती है, ये सारी क्या करती हैं? मिट्टी की जो एक पतली परत है उसका निर्माण करती हैं। मृदा शैल, मलबा तथा जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है। जो मिट्टी होती है वो शैल का, मलबा का और जो जैव होते हैं उन सभी की सामग्री का सम्मिश्रण होती है। मतलब वो मिट्टी में ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कारकों के बारे में कि मिट्टी के निर्माण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है उच्चावच जनक सामग्री। उच्चावच होता है भूमि का ढाल। कहीं हमारी भूमि है वो ऊंची है, कहीं नीचे है, जैसे पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, पठार है, मैदान है, ये अलग अलग है। जनक सामग्री मतलब किन चीज़ों से मिलकर मिट्टी का निर्माण हुआ है? जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय, ये सभी क्या करते हैं? ये कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मनुष्य जो कार्य इस मिट्टी के ऊपर करता है उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक, खनिज कण। अब मिट्टी के घटकों की बात की, घटक कौन कौन से? कारक और घटक, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है मृदा के घटक, खनिज कण। जो मृदा के घटक हैं उसमें खनिज के कण हैं, ह्यूमस है, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होते हैं, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन, संयोजन मतलब मिलन, जो इनका मिक्सचर होता है वो भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या जब हम कोई भी वन महोत्सव मनाते हैं वनों को लगाने के लिए, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि जो स्कूल का जो हमारा प्रांगण होता है, मैदान होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं। क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी तथा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? तो हमें क्या देखना है कि जब हमने जो मिट्टी खोदी है क्या वो लेयर्स में थी और जो उनका कलर्स था क्या वो अलग अलग था? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं। कितनी परतें दिखाई देंगी आपको? 3 परतें दिखाई देंगी, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। क संस्तर
सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग होता है। जो सबसे ऊपरी लेयर है वो बहुत उपजाऊ होती है पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो जैव पदार्थ वो होते हैं, जैसे जो फंगस वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, ऊपरी लेयर में ही हमें मिलते हैं। खनिजों के पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जल से ये क्या करते हैं, संयोग करते हैं, मतलब इनका मिलन होता है और वो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। अब जो संस्तर ख है वो कै तथा इन ये जो हैं यहाँ पर इनके बीच का संक्रमण बताया गया है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। अपक्ष स्पष्ट नज़र नहीं आता, जो खनिजों का जो टूटना होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। संस्तर की जो रचना होती है वो ढीली जनक सामग्री से होती है। परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, जनक चट्टान, जिससे निर्माण होता है, या आधारी दो आधार प्रदान करती है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो मिट्टी से आकर्षित होते रहे हैं। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। उसके बाद है मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राचीन काल था उसमें जो हमारी मिट्टियाँ थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, 2 वर्गों में बांटा गया था। उर्वर जो उपजाऊ होती थी और ऊसर जो उपजाऊ नहीं होती थी। उसके बाद जो 16वीं शताब्दी आई उसमें मिट्टी का जो वर्गीकरण हुआ उसमें बहुत सी जो विशेषताएं दिखी और जो बाह्य लक्षण हमें दिखे वो क्या थे, गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। अब गठन के आधार पर जो मिट्टी है उसके कौन कौन से प्रकार थे, बलुई मिट्टी, मृणमय, पांचू तथा दोमट मिट्टी। ये क्या है, जैसे मृणमय होती है बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी, पांचू होती है धूल जैसी, दोमट ये मिट्टी का ही एक प्रकार है। रंग के आधार पर वे लाल, पीली और काली इत्यादि होती थी। तो ये मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। अब है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद बहुत सारे संस्थान थे जिन्होंने मिट्टी के बारे में क्या किया, वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए। सन 1956 में स्थापित भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा के व्यापक अध्ययन किए और उन्होंने जो दामोदर घाटी थी 1956 में क्या क्या व्यापक अध्ययन किया, ब्रॉड लेवल पर अध्ययन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए हैं। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। जो ये सर्वे किया गया है ये किसके ऊपर आधारित है, USA की जो कृषि पद्धति है उसके ऊपर आधारित बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। उसके बाद है जो हमारी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति और संयोजन के आधार पर जो हमारी मिट्टियाँ हैं अवस्थिति के आधार पर उनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मृदाएं, पीटमय मृदाएं और वन मृदाएं। तो ये हैं हमारी सारी मृदाएं। अब जो जलोढ़ मिट्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज तक आपको इतना समझना है, कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।